हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें सो दैट आपको आगे के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। तो आज का हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं जो कि भारतीय इतिहास का और इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, जिसे हम कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। सरस्वती सभ्यता भी एक इसका नाम है। तो इसका कालखंड है 2600 से 1900 ईसा पूर्व। तो हम लीजिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, सिंधु घाटी सभ्यता। तो अभी हम देखेंगे हड़प्पा सभ्यता की प्रारंभिक पृष्ठभूमि। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज के पहले विश्व में यह मान्यता थी कि भारतीय संस्कृति वैदिक काल से अस्तित्व में आई एवं भारतीय सभ्यता बाकी की सभ्यताओं से अविकसित एवं बाद की सभ्यता है। लेकिन इस सभ्यता की खोज ने सारे मापदंड बदल दिए और भारतीय सभ्यता का प्रारंभ सिंधु घाटी सभ्यता से एक उन्नत और विकसित सभ्यता का दर्जा प्राप्त हुआ। इस सभ्यता के कालखंड का निर्धारण लगभग 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच किया गया। अब देखते हैं हम सिंधु घाटी सभ्यता का आरंभ कैसे हुआ। इस क्षेत्र में इस सभ्यता से पहले और बाद में भी संस्कृतियां अस्तित्व में थीं, जिन्हें क्रमशः आरंभिक तथा परवर्ती हड़प्पा कहा जाता है। इन संस्कृतियों से हड़प्पा सभ्यता को अलग करने के लिए कभी कभी इसे विकसित हड़प्पा सभ्यता भी कह देते हैं। इस क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता से पहले ये संस्कृतियां अपनी विशिष्ट मृदभांड शैली, कृषि, पशुपालन तथा कुछ शिल्पकारी के साक्ष्य मिलते हैं, जिसके लिए वो जानी जाती थी। इनकी बस्तियां आमतौर पर छोटी तथा बड़े आकार की संरचनाओं के साक्ष्य लगभग ना के बराबर मिलते हैं। इनकी जो बस्तियां थी वो छोटे आकार की थी, बड़े आकार की बस्तियां नहीं होती थी। कुछ स्थलों को बड़े पैमाने पर जलाए जाने तथा कुछ अन्य स्थलों के त्याग दिए जाने से ऐसा प्रतीत होता है कि आरंभिक हड़प्पा तथा हड़प्पा सभ्यता के बीच क्रमभंग था एवं विकसित हड़प्पा सभ्यता कुछ ऐसे स्थलों पर पनपी जहां पहले आरंभिक हड़प्पा संस्कृति अस्तित्व में थी। इन संस्कृतियों में कई तत्व जिनमें निर्वाह के तरीके समान थे, तो इससे हमने यह अनुमान लगाया कि यहाँ पे पहले से सभ्यताएं विकसित हो रही थीं, जहाँ पर हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए। तो हम देखते हैं आरंभिक हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं हमने अभी देखी। तो अब हम इसके बाद देखते हैं हड़प्पा की विशेषताएं। हड़प्पा नामक स्थान जो हमें खोज में मिला है, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं तो हम देखते हैं। इसमें देखते हैं हम उनके आहार के तरीके, आहार के उनके क्या क्या तरीके थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कई प्रकार के पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद और जानवरों का मांस, जिनमें मछली भी शामिल है, भोजन के लिए उपयोग करते थे। जले अनाज के दानों तथा बीजों की खोज से पुरातत्वविद आहार संबंधी आदतों के विषय में जानकारी प्राप्त हुई है, जहां से मिले अनाज के दानों एवं गेहूं, दाल, सफ़ेद चना एवं तिल शामिल है। बाजरे के दाने गुजरात के स्थलों से प्राप्त हुए हैं। चावल के साक्ष्य अपेक्षाकृत कम प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर मिली जानवरों की हड्डियों में मवेशी, भेड़ बकरी, भैंस तथा सूअर की हड्डियाँ शामिल हैं। ये सब पालतू जानवर थे। जंगली जानवरों की प्रजातियों में जैसे वारह, जिसे हम सूअर कहते हैं, हिरण तथा घड़ियाल की हड्डियाँ मिली हैं। मछली तथा पक्षियों की हड्डियों के साक्ष्य भी मिले हैं। हम यह नहीं जान पाए कि हड़प्पा निवासी जानवर का शिकार करते थे अथवा अन्य आखेटक समुदायों से मांस प्राप्त करते थे, तो ये जानकारी हमें प्राप्त नहीं हो पाई है। इसके अलावा हम देखते हैं कृषि एवं प्रौद्योगिकी। अनाज के साक्ष्य मिलने से कृषि के संकेत मिलते हैं, परंतु वास्तविक कृषि विधियों के विषय में स्पष्ट जानकारी मिलना कठिन है। परंतु कालीबंगन, जो कि राजस्थान में है, वहाँ से जुते हुए खेत आरंभिक हड़प्पा
स्तरों से संबंधित है, जो मतलब प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता थी उससे संबंधित है, जो वहाँ के जो जुते हुए खेत मिले हैं। इन खेतों में हल रेखाओं के दो समूह एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए विद्यमान थे, जो दर्शाते हैं कि एक साथ दो अलग अलग फसलें उगाई जाती थी, तथा मोहरों पर रेखांकित चित्र तथा मृग मूर्तियाँ यह इंगित करती हैं कि वृषभ, जिसे बैल कहते हैं, की उपलब्धता थी। इस आधार पर यह माना जाता है कि खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग किया जाता होगा। साथ ही चोलिस्तान के कई स्थानों और बनावली हरियाणा, जो कि हरियाणा में स्थित है, से वहाँ से मिट्टी के बने हल के प्रतिरूप मिले हैं। तो इससे यह दर्शाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग कृषि करते थे और फसलों की कटाई के लिए लोग लकड़ी के हत्थों में बिठाए गए पत्थर के फलकों का प्रयोग करते रहे होंगे या फिर धातु के औजारों का प्रयोग करते रहे होंगे। अधिकांश हड़प्पा स्थल अर्धशुष्क क्षेत्रों में स्थित हैं, जहां संभवतः कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती होगी। अफगानिस्तान में सोटगुई नामक हड़प्पा स्थल से नहरों के कुछ अवशेष मिले हैं, परंतु पंजाब और सिंध के क्षेत्र में नहीं मिले हैं। ऐसा संभव है कि प्राचीन नहरें बहुत पहले ही गाद से भर गई थीं, और ऐसा भी हो सकता है कि कुओं से प्राप्त पानी का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता होगा। इसके अतिरिक्त धौलावीरा, जो कि गुजरात में है, वहाँ पे जलाशयों का प्रयोग संभवतः कृषि के लिए जल संचयन हेतु किया जाता होगा। तो हमने देखा ये विशेषताएं हड़प्पा नामक स्थान की देखी। अब हम देखते हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में क्या क्या विशेषताएं थी, हम इनको देखते हैं। तो मोहनजोदड़ो की मुख्य विशेषताओं में है, सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया सबसे पहला स्थान हड़प्पा है। ये तो सबको ज्ञात हो गया कि हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया था। हालांकि मोहनजोदड़ो सबसे प्रसिद्ध स्थल है। मोहनजोदड़ो में बस्ती दो भागों में विभाजित है, एक जो छोटा है लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया है, जबकि दूसरा कहीं अधिक बड़ा है लेकिन वो नीचे बनाया गया है। पुरातत्वविदों ने इन्हें क्रमशः दुर्ग और निचले भाग को शहर का नाम दिया है। निचला शहर भी दीवार से घेरा गया था। इसके अतिरिक्त कई भवनों को ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया था, जो नींव का काम करते थे। चबूतरों के यथास्थान बनाने के बाद शहर का सारा भवन निर्माण कार्य चबूतरों पर एक निश्चित क्षेत्र तक सीमित था। इसलिए ऐसा प्रतीत है कि पहले बस्ती का नियोजन किया गया होगा और फिर उसके अनुसार निर्माण हुआ होगा। मतलब पहले नगर नियोजन किया गया, उसके बाद निर्माण किया गया। नगर नियोजन के अन्य लक्षणों में ईंटें भी शामिल हैं, जो भले ही धूप में सुखाकर अथवा भट्टी में पकाकर बनाई गई होंगी, एक निश्चित अनुपात की होती थी, जहां उनकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः ऊंचाई 4 गुनी और 2 गुनी होती थी। इस प्रकार की ईंटें हड़प्पा बस्तियों में प्रयोग में लाई गई थी। तो ईंटों से और नगर नियोजन के जो तरीके हैं उनसे ये ज्ञात होता है कि वहाँ का नगर नियोजन पहले हुआ है और सारी चीज़ें प्लानिंग से हुई हैं, उसके बाद निर्माण किया गया है। इसके बाद हम देखते हैं और क्या क्या विशेषता थी। हड़प्पा शहरों की सबसे अनूठी विशेषताओं में से एक है नियोजित जल निकास प्रणाली। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सड़कों तथा गलियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति में बनाया गया था और ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि पहले नालियों के साथ गलियों को बनाया गया था और फिर उनके अगल बगल आवासों का निर्माण किया गया था। यदि घरों के गंदे पानी को गली की नालियों से जोड़ना था तो प्रत्येक घर की कम से कम एक दीवार का गली से सटा होना आवश्यक था। तो इस तरह से नियोजन किया गया था। हड़प्पा बस्तियों में एक छोटा जो कि ऊंचा पश्चिमी भाग था तथा एक बड़ा लेकिन नीचे था, उसे पूर्वी भाग कहते हैं। इन दोनों में विशेषताएं भी हैं।
जैसे कि धौलावीरा तथा लोथल गुजरात, जो कि गुजरात में है लोथल और धौलावीरा जैसे स्थलों पर पूरी बस्ती किलेबंद थी तथा शहर के कई हिस्से भी दीवारों से घेर कर अलग किए गए थे। लोथल में दुर्ग दीवार से घिरा तो नहीं था। लोथल में जो दुर्ग था वो दीवारों से नहीं घिरा था, परंतु कुछ ऊंचाई पर जरूर बनाया गया था। तो इस तरह से ये गुजरात के धौलावीरा और लोथल में ये नगर नियोजन और जो दुर्ग का निर्माण हुआ था वो इस तरह से हुआ था। अब हम देखते हैं कि गृह स्थापत्य की जो कला थी वो किस तरह से थी, मतलब जो आवास थे, घर थे, उनका निर्माण किस तरह से और मतलब किस पद्धति में और क्या क्या उनमें विशेषताएं थी। अब हम इसको देखते हैं। मोहनजोदड़ो का निचला शहर आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है, जहाँ के आवासों में एक आंगन के चारों ओर कमरे बने थे। संभवतः आंगन खाना पकाने और कताई करने जैसी गतिविधियों का केंद्र था, खासतौर पे गर्म और शुष्क मौसम में। एकांतता को महत्व देने के लिए भूमि तल पर बनी दीवारों में खिड़कियां नहीं लगाई गई थी। इसके अतिरिक्त मुख्य द्वार से आंतरिक भाग अथवा आंगन का सीधा अवलोकन नहीं होता था। हर घर में ईंटों से बने फर्श का स्नानघर होता था, जिनकी नालियां दीवार के माध्यम से सड़क की नालियों से जुड़ी हुई थीं। कुछ घरों में दूसरे तल या छत पर जाने के लिए सीढ़ियां भी बनाई गई थीं। उनके अवशेष भी प्राप्त होते हैं। कई आवासों में कुएं थे, जो अधिकांशतः एक ऐसे कक्ष में बनाए गए थे जिनमें बाहर से आया जा सकता था और जिनका प्रयोग संभवतः राहगीरों द्वारा किया जाता होगा। तो इस तरह से गृह स्थापत्य की और भी विशेषताएं हैं। तो विद्वानों के अनुसार मोहनजोदड़ो में कुओं की कुल संख्या लगभग 700 आंकी गई है कि वहाँ पे 700 कुएं थे। तो हमने देखा ये विशेषताएं जो थी गृह स्थापत्य की थी। हम देखते हैं दुर्ग स्थापत्य की। तो दुर्ग में माल गोदाम एक ऐसी विशाल संरचना है जिसका निचला हिस्सा ईंटों से बना है, जबकि ऊपरी हिस्सा संभवतः लकड़ी से बने थे, जो कि बहुत पहले ही नष्ट हो गए थे। एवं विशाल स्नानागार के साक्ष्य भी मिलते हैं। विशाल स्नानागार के साक्ष्य जो मिले हैं उनमें है आंगन में बना एक बड़े आयताकार जलाशय, जो चारों ओर से एक गलियारे से घिरा हुआ है। जलाशय के तल तक जाने के लिए इसके उत्तरी और दक्षिणी भाग में दो दो सीढ़ियाँ बनी हुई थी। जलाशय के किनारों पर ईंटों को जमाकर तथा जिप्सम के गारे के प्रयोग से इसे जलबद्ध किया गया था। इसके तीनों ओर कक्ष बने हुए थे, जिनमें जिनमें से एक में एक बड़ा कुआं था। जलाशय से पानी एक बड़े नाले में बह जाता था। इसके उत्तर में एक गली से दूसरी ओर एक अपेक्षाकृत छोटी संरचना थी, जिसमें 8 स्नानघर बनाए गए थे। एक गलियारे के दोनों ओर 4-4 स्नानघर बने थे। प्रत्येक घर से नालियों के साथ साथ बने एक नाले में मिलती थी। मतलब जो नालियाँ थीं स्नान घरों की, वो जाके बड़े नाले में मिलती थी। तो इस तरह की संरचना जलाशय की बनाई गई थी। इस संरचना का अनोखापन तथा क्षेत्र में कई विशिष्ट संरचनाओं के मिलने से यह स्पष्ट संकेत मिलते हैं कि इसका प्रयोग किसी विशेष प्रकार के अनुष्ठान स्नान के लिए किया जाता था। तो वो तो स्वाभाविक सी बात है कि जब इस तरह के स्नानागार बना हुआ है तो वो किसी विशेष अनुष्ठान के लिए उपयोग में लाया जाता होगा। तो इस तरह हमने देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता में पृष्ठभूमि के बाद हमने देखा उनकी किस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता का आरंभ हुआ और उनकी भोजन एवं आवास किस तरह के थे और नगर नियोजन किस तरह का था।
तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं और आगे की वीडियो में बाकी की सिंधु घाटी की विशेषताओं को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करिए, सो दैट हमें मोटिवेशन मिलता रहे। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।